Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at CompSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 30th regarding the course Cost Accounting MGT 231. In the last lecture we have started with the capital budgeting and cost analysis. Last lecture हमने इस तरह से स्टार्ट किया था, कुछ उसमें चीजें कवरेज भी की थी, कुछ हमने इसमें देखी थी चीजें कि क्या क्या चीजें होती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल कैपिटल बजटिंग क्यों चाहिए होती है, किस वजह से चाहिए होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कैपिटल बजटिंग क्यों होनी चाहिए, किस लिए क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज से ज्यादा बेहतरी आती है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग को जब स्टार्ट किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि कैपिटल बजटिंग चाहिए क्यों होती है, क्या रीजंस हैं, क्या वजह है, किस वजह से आपको ये रीजंस रिक्वायर्ड हैं। तो जब हमने वो चीजें देखेंगे कि हाँ जी कि वो रीजंस रिक्वायर्ड हैं, तो दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू सी कि हम उसमें से क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली द कैपिटल बजटिंग इज द एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट्स। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को अगर मैंने एनालाइज करना है तो आई एम गोइंग फॉर द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को देखेंगे कि इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एनपीवी क्या होती है, आईआरआर क्या होता है। ये दो चीज हमने पढ़ी थी और देखा था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न देखे थे कि अकाउंटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होते हैं, अक्रूअल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसे हमने कहा था, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि वो कैसे करनी है, किस तरह परफॉर्म करनी है, किन बेसिस पे परफॉर्म करनी है, दैट वी हैव सीन। उनको हमने देखने के बाद हमने फर्दर एनालाइज किया था कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई फर्दर, कि हम फर्दर उनमें कैसे और किस तरह से आइडेंटिफाई करें। तो हमने ये सारी चीजें उसमें आइडेंटिफाई की थी। उसमें हमने फर्दर देखा था कि इन्हें कैलकुलेशंस कैसे करनी। फॉर एग्जांपल आईआरआर को देखा था हमने, उसमें देखा था कि डिस्काउंट फैक्टर इज समथिंग जो उसमें चेक रिक्वायर्ड होता है। साथ ही हमने देखा था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हैज अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, जो हमें देखना चाहिए या जो हमें सामने रखना चाहिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने सामने रखना है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें कहां चाहिए, कितना चाहिए और किस लेवल तक चाहिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी हमने साथ साथ देखा था। और साथ ही हमने देखा था कि आईआरआर क्या है। IRR is the rate of return at which NPV equals to 0, कि वो कौन सा रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे NPV किसके इक्वल आ जाएगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। आज भी हम इसी को कुछ चीजों को आगे लेके चलेंगे, आगे और देखेंगे कि और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीजें सामने रहती हैं, किन किन चीजों को हमने सामने रख के आगे एनालिसिस करना है। सो चैप्टर नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंटिन्यूड विद द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर को हमने अभी रिवाइज भी किया कि क्या क्या चीजें हमने उसमें आइडेंटिफाई की थी। नाउ मूविंग फर्दर हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे, दैट इज कैपिटल बजटिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस। रीडिंग्स हैं जी, चैप्टर 21 है जी कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजरियल एम्फेसिस 14th एडिशन। ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, इसमें भी बता रहा हूं। देन चैप्टर नंबर 14 है ऑन मैनेजरियल अकाउंटिंग 6th एडिशन बाय वेनगेट है केमल एंड केजियो। और साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन का भी आप लास्ट दैट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस रिलेटेड चैप्टर जो है वो भी आप जरूर कंसल्ट करें, बिकॉज रीडिंग्स नहीं करेंगे, जितना ज्यादा रीडिंग्स करेंगे उतना ही आपको कोर्स ज्यादा अटेंटिवली या आपको ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू अगर आप रीड नहीं करेंगे। अगर इफ यू वुडंट रीड तो फिर यहाँ पे आगे प्रॉब्लम्स या मसले बन जाएंगे आपकी प्रिपरेशंस के लिए। तो आई प्रेफर यू, आई सजेस्ट यू टू प्लीज रीड एंड ऑल्सो प्रैक्टिस द एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स के एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स को भी आप जरूर अटेम्प्ट करें। सो स्टार्टिंग विद द लेक्चर ऑफ टुडे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे हम। ओके जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। Evaluate the acceptability of an investment project। क्या करना है हमने, evaluate करनी है acceptability of an investment project using the net present value method। क्या यूज करनी है हमने, net present value method। कि हमने पहले देखना है कि net present value क्या है, जो लास्ट टाइम हमने ओवरव्यू किया था कि क्या थी net present value। कि हमने net present value the sum of cash inflows and outflows। The net cash flow is known as net present value, यानी sum of net cash flows is known as net present value। Evaluate the acceptability of projects using internal rate of return। मैंने जब बात की थी कि internal rate of return means कि the rate at which the NPV is 0, यानी जिसमें आपको ये पता लगता है कि हाँ जी ये प्रोजेक्ट हमें कितना अर्न करके दे रहा है, कितना कमा के दे रहा है। That is the requirement कि ये चीजें हमारे इसमें included होती हैं। Evaluate the acceptability of an investment project। क्या evaluate करना है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की क्या एक्सेप्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है यूजिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यूजिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट की क्या एक्सेप्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इवैल्यूएट एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट हैज अनसर्टेन कैश फ्लोस। क्या होगा, इवैल्यूएट करना है इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जिसमें अनसर्टेन कैश फ्लो। दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे, यानी ये हमने लाजमी देखना है कि अनसर्टेन कैश फ्लोस को हमने कैसे डील करना है। रैंक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को रैंक करें इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि किस तरह से आप प्रेफरेंस सेट करते हैं और किन प्रेफरेंस की बेस पे आपने प्रोजेक्ट्स को रैंक करना है। हाउ यू आर गोइंग टू रैंक द प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन योर
प्रेफरेंसेस, ठीक है। डिटरमिन द पे बैक पीरियड फॉर एन इन्वेस्टमेंट, कि पे बैक पीरियड किस तरह, क्या नाम है, इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स का जो है उसको हम लोग किस तरह डील करना है, यानी डिटरमिन द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड इज ऑल्सो बीइंग वन टाइप ऑफ टूल ऑफ इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट को टूल करने का ये भी एक तरीका है, ये भी एक डील है, प्रोजेक्ट को डील करने का ये भी एक तरीका है। कंप्यूट द सिंपल रेट ऑफ रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टमेंट, कि सिंपल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा प्रोजेक्ट का, वो भी हमने कैलकुलेट करना है। दैट इज अ न्यू थिंग जो आपके लिए सामने आएगी कि किस किस तरह से हमने प्रोजेक्ट्स का सिंपल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। साथ ही हम एक और चीज भी डिस्कस करेंगे, वो है इनके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स एग्जिस्ट करते हैं। हर मेथड के अंदर याद रखिएगा कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और वो ड्रॉबैक्स हमने देखने हैं और वही साथ साथ हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने उसमें देखना है फिर अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट एंड यूज द प्रेजेंट वैल्यू टेबल। हमने एक नई चीज देखनी है जिसमें कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू टेबल। अब प्रेजेंट वैल्यू टेबल क्या है और प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी। हमने इनको देखना है कि ये किस किस तरह से वर्क करती है, यानी व्हाट आर द प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट एंड व्हाट आर द यूज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स, कि प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स का क्या यूज है और व्हाट आर द प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, और प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या है और किस किस्म का है। इंक्लूड्स इनकम टैक्स इन अ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस। हमने ये भी देखना है कि अगर टैक्स आ जाए कैपिटल बजटिंग के अंदर तो हमने तब क्या चीज करनी है। लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा टैक्स को आइडेंटिफाई किया था कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द टैक्स, बट दैट दिस टाइम वी आर आल्सो गोइंग टू सी कि हाँ जी टैक्स का फर्दर इंप्लीकेशंस कैपिटल बजटिंग के अंदर कैसे और किस तरह से लाई करती हैं, यानी हाउ दैट इज गोइंग टू बी एनालाइज, यानी किस तरह से हमने इनको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो स्टार्टिंग विद द लेक्चर, the net present value. Leicester company has been offered a 5-year contract to provide component part for a large manufacturer. यानी Leicester company को एक ऑफर किया गया 5-year contract to provide component parts for a large manufacturer, के parts प्रोड्यूस करने हैं। कॉस्ट ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट कितनी है, 160,000 है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है, 100,000 है। रीलाइनिंग इक्विपमेंट इन 3 years 30,000 है। सैल्वेज वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इन 5 years कितनी, 5,000 है। एनुअल कॉस्ट रेवेन्यू, एनुअल कैश रेवेन्यू एंड कॉस्ट कितना है, सेल्स रेवेन्यू है 750,000, कॉस्ट ऑफ पार्ट सोल्ड कितना है, 400,000 है, एंड सैलरीज शिपिंग एक्सेट्रा दैट इज 270,000, कितनी है वो, 270,000 है। अब यहां पे गौर से देखें तो यहां पे पहली चीज जो हमारे सामने आ रही है दैट इज 160,000 कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, दैट इज इनिशियल कॉस्ट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड हमें इतना रिक्वायर्ड है। रीलाइनिंग इक्विपमेंट इन 3 years वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और ये हमारे पास सैलवेज वैल्यू, और ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एनुअल कैश एंड रेवेन्यू एंड cost. So starting with the analysis, at the end of 5 years the working capital will be released and may be used elsewhere by the Leicester, यानी कि at the end of 5 years जो वर्किंग कैपिटल होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा और कहीं और यूज कर लिया जाएगा। Leicester यूज डिस्काउंटेड रेट ऑफ 10%, क्या यूज कर रहा है वो, डिस्काउंटेड रेट ऑफ 10%। शुड द कॉन्ट्रैक्ट बी एक्सेप्टेड, क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। डू वी एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहां पे हम देखेंगे विद द एनालिसिस, और एनालिसिस किसकी बेस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। किसकी बेस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनुअल नेट कैश फ्लोज, अब देखिए सेल्स रेवेन्यू कितना था, यहां पे आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करिए, सैलरी शिपिंग माइनस करिए, तो एनुअल नेट कैश इनफ्लोज कितने आ रहे हैं हमारे पास, 80,000, यानी 80,000 हमारे पास क्या है, नेट कैश इनफ्लो है जो हमने यूज करना है। दीज आर द नेट कैश फ्लोज दैट वी आर गोइंग टू यूज, ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट कितना है, नाउ। कैश फ्लोज 160,000 है। अब यहां पे क्या है, डिस्काउंट फैक्टर लगाया और प्रेजेंट वैल्यू निकली है 160,000। अब वर्किंग कैपिटल नीडेड वो भी 0 पे हो रहा है। एट टाइम 0, देखें जब एट टाइम 0 है तो यहां पे फार्मूला जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, दैट इज एक्चुअली अ P इक्वल्स टू F इंटू 1/1 प्लस I की पावर N। व्हेन N इज 0, जब n क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 1 प्लस I की पावर 0, तो दैट मीन्स इक्वल्स टू F इंटू 1/1, तो दैट मीन्स P इक्वल्स टू F, तो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग पुटेड एज 1। ये यहां पे इसीलिए 1 के इक्वल पुट किया गया। वर्किंग कैपिटल नीडेड आ गए। देन एनुअल नेट कैश इनफ्लो 80,000 है, 1 to 5 years। अब यहाँ पे 1 to 5 years आ रहा है तो हमने क्या किया, यहाँ पे एन्युटी लगा दी, और एन्युटी का क्या फॉर्मूला था, दैट इज P इक्वल्स टू A और R whatever you like, 1 - 1/1 प्लस I की पावर N होल डिवाइड बाय I, और उसके बाद जो हमारे पास आंसर निकला दैट इज 3.791। कितना निकला, 3.791। तो हमने जब ये दोनों चीजें माइनस की, देन रीलाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट 3rd year करना है, कब करना है इन्हें, 3rd year पे, तो ये कितना है, नेगेटिव में है 0.75, यहाँ पे लगा दिया हमने।
एंड देन सैलवेज वैल्यू कितनी है 5000, ये पॉजिटिव है बिकॉज ये आउटफ्लो है ना, ये आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, ये दोनों इनफ्लोज हैं, तो यहां पे आ गया 0.621। एंड वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड 5 ईयर्स में था, 5 ईयर्स में 100,000 वापस आया है, दैट मींस 5th ईयर, तो हमारे पास तो टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है 85,959। कितनी आ रही है 85,959। एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द प्रोजेक्ट हैज नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करें बिकॉज प्रोजेक्ट हैज नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रोजेक्ट के पास क्या चीज है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है प्रोजेक्ट की, तो इसका मतलब है हमारे पास पॉजिटिव। इफ इन एनी केस ये क्या होती, नेगेटिव होती, इफ इन एनी केस ये क्या होती, नेगेटिव होती, तो याद रखिएगा कि इसमें इन दैट केस या हमारे पास जो ओवरऑल क्या नाम है आंसर होता है वो दैट इज ऑन द नेगेटिव कैश फ्लो। क्या होती है वो हमारे पास नेगेटिव कैश फ्लो उस पे एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी नेगेटिविटी उसमें एग्जिस्ट कर रही होती है, दैट मींस द आंसर वुड बी नेगेटिव। एंड ऑल्सो वी रिजेक्ट दैट, हम लोग उसे रिजेक्ट कर देते बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती, नेगेटिव होती। नेक्स्ट एक और देखते हैं क्विक चेक में ताकि यू हैव अ क्लियर आइडिया। डेनी एसोसिएट्स हैव बीन ऑफर्ड अ 4-year कॉन्ट्रैक्ट, डेनीज एसोसिएशन हैज बीन ऑफर्ड अ 4-year कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट टू लोकल बैंक। किसको ऑफर करना है, लोकल बैंक को कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स जो है, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं जो वो देने। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट्स कितना है 250,000। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है, दैट इज 20,000। अपग्रेडेशन ऑफ इक्विपमेंट इन 2 years कितनी चाहिए, 90,000 चाहिए। एंड सैलवेज वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इन 4 years दैट इज 10,000 चाहिए। एंड एनुअल नेट कैश इनफ्लो कितनी है 120,000। कितनी नेट कैश इनफ्लो है 120,000, यानी 120,000 जो है एनुअल नेट कैश इनफ्लो लाई कर रही है, यानी कि 120,000 इज देयर, यानी इतनी हमारे पास नेट कैश इनफ्लो एग्जिस्ट कर रही है या इतनी एग्जिस्ट करती है हमारे पास, ठीक है। तो जब हमारे पास ये चीज आ रही है तो दैट मींस के 250,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनिशियल कॉस्ट आ गई, वर्किंग कैपिटल इतनी आ रही है, अपग्रेडेशन 2nd ईयर में चाहिए, सैलवेज वैल्यू जो हमें चाहिए वो है इक्विपमेंट की इन 4 years। एनुअल नेट कैश इनफ्लो कितनी आ रही है, दैट इज 120। अब यहाँ पे सेपरेट नहीं दी हुई नेट कैश इनफ्लो, इधर पे डायरेक्ट एक ही वैल्यू दे दी गई नेट कैश इनफ्लो की, जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं। द वर्किंग कैपिटल वुड बी रिलीज एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी वर्किंग कैपिटल कब रिलीज किया जाएगा, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डेनी एसोसिएट रिक्वायर्स 14% रिटर्न, कितना रिक्वायर कर रहा है वो 14% रिटर्न रिक्वायर कर रहा है। सो लेट्स सी कि 14% रिटर्न उसे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या 14% से उसे ज्यादा मिल रहा है, यानी कितना उसे एक्चुअल में मिल रहा है या कितना उसे आइडेंटिफाई हो रहा है। What is the net present value of a contract? The net present value की तो हमने फुल कैलकुलेशंस की जिस तरह हमने करनी थी उस तरह कैलकुलेशन की, द आंसर वुड बी दिस वन 28,230। अब यहाँ क्या है, इन्वेस्टमेंट दोनों नाव में तो 1 फैक्टर आ गया, ये 124 2.19 आ गया। 2nd ईयर में इतना कॉस्ट लग रही है 0.79, 10,000 की सैलवेज वैल्यू है, एंड वर्किंग कैपिटल रिलीज कितना है वो है 20,000। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल में पॉजिटिव आ रही ना एनपीवी, दैट मींस दैट इज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव। क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू के साथ ही हम इसे देख रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एग्जिस्ट कर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द rate of return promised by the investment project over its useful life. It is computed by finding the discount rate that will cause a net present of project to be 0. यानी rate of return promised by an investment, किसने promise किया, investment project ने, over its useful life, जो उसके जो दौरान useful life वो उसे देगा। It is computed by finding the discount rate, यानी वो compute कैसे होगा, by finding the discount rate that will cause net present value of a project to be 0. That will cause net present value of a project to be 0. It works very well if a project cash flows are identical. ये बहुत अच्छा वर्क करता है जब कैश फ्लोज, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एवरी ईयर, यानी कि ये बहुत आसानी से हो जाता है जब आपके पास कैश फ्लो identical every year. If the cash outflows are not identical, a trial and error process must be used for finding the internal or rate of return. Trial and error process means कि आप assume करते हो 10% पे क्या वैल्यू है, 20% पे क्या वैल्यू है, और देखते हो कि इसके बीच में वैल्यू आपकी लाई कर रही है नहीं आ रही, या क्या इसके बीच में एनपीवी जो है पॉजिटिव हो रही है या पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है नहीं हो रही। यानी हमें एक वैल्यू वो चाहिए जिसपे एनपीवी पॉजिटिव आ रही हो और एक वैल्यू वो चाहिए जिसपे एनपीवी हमारी नेगेटिव हो रही हो, यानी एक पे हमारी एनपीवी पॉजिटिव हो और एक पे हमारी एनपीवी नेगेटिव हो रही हो। और उसके बाद हम एक चीज करते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरपोलेशन। क्या कहते हैं उसे हम, इंटरपोलेशन। तो यानी इंटरपोलेशन भी इसी में एग्जिस्ट करती है, तो हम ये दैट इज अ टेक्निक जिसके थ्रू हम वैल्यू निकालते हैं, दैट इज नोन टू बी एज अ इंटरपोलेशन।
And now the internal rate of return method general rules. If the internal rate of return is equal to or greater than minimum required rate of return, then acceptable. If less than minimum required rate of return, then reject it. यानी पहले एक्सेप्ट करेंगे एंड देन वी स्टार्ट गेटिंग इट रिजेक्टेड, यानी फिर हम इसे रिजेक्ट कर देंगे. व्हेन यूजिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्स एज अ हर्डल रेट. अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने एवेलुएट करना है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे एक्ट करेगी, दैट एक्ट्स लाइक अ हर्डल रेट. कैसे एक्ट करेगी, दैट एक्ट्स लाइक अ हर्डल रेट. दैट अ प्रोजेक्ट मस्ट क्लियर द एक्सेप्टेंस, यानी प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए, अपनी एक्सेप्टेंस क्लियर कर देनी चाहिए, यानी प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस एग्जिस्ट एंड दैट शुड बी क्लियर्ड इजीली, यानी उसे इजीली आप क्लियर कर देंगे, तो दैट इज व्हाट वी नोन एज हर्डल रेट. हर्डल रेट मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फॉर एग्जांपल, आपने फंडिंग के लिए लोन लिया है बैंक से. अब लोन जब लेंगे आप बैंक, तो बैंक आपको इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा. जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो एटलीस्ट सपोज मैं कहता हूं आपने 1 लाख का लोन लिया, इसमें 10% वो चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, तो 10% इज योर इंटरेस्ट. तो जब आपके पास इन्वेस्ट करना है, तो आप कम से कम इतना चाह रहे हो कि यार मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट तो हो जिसमें मैं अपना ये 10% जो इंटरेस्ट है ये कवर अप कर सकूं. तो आप कहोगे कि मुझे कम से कम रिटर्न 10% से ऊपर चाहिए ताकि मैं अपनी कम से कम कॉस्ट पूरी कर सकूं. तो दैट मींस दिस 10% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये क्या चीज है आपकी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है. Now the internal rate of return method. Decker company can purchase a new machine at a cost of 103. कितने पे? At a cost of 104,320. That will save 20,000 per year. कितना सेव कर रहा है? 20,000 per year in cash operating cost. कितनी cash operating cost? The machine has 10 years useful life. कितनी useful life है उसकी? 10 years है उसकी क्या चीज, यूजफुल लाइफ है. तो डेकर कंपनी कैन परचेज अ न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 104, यानी कि परचेज कर सकता है 1,04,320 की. दैट विल सेव 20,000 पर ईयर इन अ कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी इतनी सेविंग वो कर सकता है. द मशीन हैज अ 10 years यूजफुल लाइफ. तो इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ टेबल, तो कैसे बनेगा, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. पहले आ रहा है 104,320, देन 20,000 अप टू 10 years. ये 10 years तक चलता रहेगा, यानी फॉर एग्जांपल 01 अप टू 10 years तक वो 20,000 आपको लगा रहेगा, यानी ये 20,000 वहीं पे रहेगा या वहीं पे नजर आता रहेगा. So that means that is 20,000. So 104,320, 20,000 and then in the list 10th up to 20,000, यानी ये इतना हमारे पास 20,000 कंप्लीट हो रहा है. The machine has 10 years of useful life. कितनी लाइफ है उसके पास, 10 years है, तो इसीलिए हमने 10 years तक इसे ड्रॉ किया है. नाउ अब देखें कैसे हुआ है. फर्स्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो हमने क्या किया, इनिशियल रिक्वायर्ड यहां लगा दी, नेट एनुअल कैश फ्लो लगा दी. क्या लगा दी हमने, नेट एनुअल कैश फ्लो. तो हमारे पास आ गई ओवरऑल फैक्टर ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. क्या आ गया हमारे पास, फैक्टर ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास एग्जिस्ट कर गया. तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज प्रेजेंट फैक्टर ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. एक तरीका ये भी है, लेकिन आपको इसे दूसरे तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू फार्मूलाज, यानी प्रेजेंट वैल्यू फार्मूलाज को यूज करते हुए आपने इसे आइडेंटिफाई करना है. तो यानी 104 डिवाइड बाय 20,000, तो हम कहेंगे दैट इज 5.216 इज योर आंसर. तो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. क्या चीज है ये, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी $1 टेबल. अब ये टेबल कैसे बनता है वो भी देखेंगे हम. फाइंड द 10 पीरियड रो, मूव अक्रॉस अंटिल यू फाइंड द फैक्टर 5.21. लुक एट द टॉप ऑफ द कॉलम एंड फाइंड दैट. यानी ये हमने फाइंड करना है, ये हमने क्या करना है, ये हमने आइडेंटिफाई करना है, ये हमने फाइंड करना है. ठीक है, तो पीरियड 1, 2 अप टू 9, 10 आए 0.9. अब यहाँ पे क्या किया हुआ, टेबल कैसे बना हुआ है, यहाँ पीरियड लिखे हुए, क्या लिखे हुए यहाँ पे, पीरियड लिखे हुए अप टू 10 तक, और यहां पे परसेंटेजेस रखी हुई. अब ये जो वैल्यू है इसका मतलब ये है कि एट ईयर फर्स्ट 10% पे क्या रिटर्न आएगा, एट ईयर फर्स्ट 10% पे क्या रिटर्न आएगा. तो यहां पे हम फार्मूला जो देखते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, P इक्वल्स टू R 1 - 1 over 1 plus I की पावर n होल डिवाइडेड बाय I. अब मुझे इतना पोर्शन निकालने के लिए, क्या करना पड़ेगा, मुझे इतना पोर्शन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चाहिए, I और n. तो मैं I यहां से पिक करूंगा और n यहां से पिक करूंगा. I मैं यहां से पिक करूंगा और n यहां से पिक करूंगा. तो I मैंने कितना पुट किया यहां पे, 1 over 1.10 की पावर 1. पहला साल था ना, दैट इज 0.10. तो जो भी वैल्यू इस पॉइंट की आएगी वो यहां पे एज इट इज लिख दी जाएगी. दैट्स हाउ द टेबल विल बी मेड. ये इस तरह हमारे पास टेबल बनाया जाता है और ये हमारे पास टेबल एग्जिस्ट करता है.
ठीक है। और इस तरह हम हर परसेंटेज, ये बहुत बड़ा टेबल आप इजीली बना सकते हैं। तो जब आप इस तरह का टेबल बना सकते हैं दैट यू कैन इजीली फाइंड। अब ये 5.216 कैसे हुआ, दैट इज हमने क्या कहा था, एनपीवी इक्वल्स टू आउटफ्लोज, यही कहा था ना। तो आउटफ्लोज क्या होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और एनपीवी क्या थी हमारे पास, दैट इज आर ओवरऑल वैल्यू। तो एनपीवी की जगह जो हमने यहाँ पे थी हमने वैल्यू, वो हमने इजीली यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे एनपीवी निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आर जितनी हम लोग दे रहे हैं 1 - 1 over 1 plus I की पावर n होल डिवाइड बाय I इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब यहां से R जो है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो पीछे क्या बचेगा, 1 - 1 over 1 plus I की पावर n होल डिवाइड बाय I, और यहां होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय आर, जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट सामने आ रही थी। क्या चीज आ रही थी हमारे पास, इंस्टॉलमेंट आ रही थी। हम उसी को चीज को यूज करते हुए इसे फर्दर आगे लेके जाएंगे। सो दैट्स हाउ द टेबल विल बी मेड, और इस तरह ही हमने इसकी टेबल को आइडेंटिफाई करना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, अब देखें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड अब आ रहा है, जिसमें हम अब देखते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं। डेकर कंपनी कैन परचेज न्यू मशीन एट $104,320, दैट विल सेव $20,000 in cash operating. The machine has 10 realized that the internal rate of return on this project is how much, 18%. कितना रिटर्न है उसका, 18%. If the internal rate of return is equal or greater than company required rate of return, the project is acceptable. यानी अगर equal भी होगा या greater भी होगा, both cases में that project is acceptable, otherwise it would be rejected. यानी उसके अदर दूसरे केस में ये reject कर दिया जाएगा। क्विक चेक्स देखते हैं, क्विक चेक में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व आ रही हैं। द एक्सपेक्टेड एनुअल कैश इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट इज $22,000 ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, यानी एक्सपेक्टेड एनुअल नेट कैश फ्लो इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट इज 22,000 ओवर द पास्ट नेक्स्ट 5 ईयर। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नाउ इन द प्रोजेक्ट इज, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट इज 79,310। कितनी चाहिए हमें, 79,310। व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है और किस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्वियसली वी डू द कैलकुलेशंस। अब ये देखें यहां पे हमने कैलकुलेशन 79,000 डिवाइड बाय 22,000, यानी ये किस तरह है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ओवरऑल आर, यानी किससे हमने डिवाइड करना है, इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करना। तो वी गॉट द factor, that is 3.605. So that means which is the present value factor of an annuity over 5 years when the interest rate is 12%. So the answer is your 12%. That is being mistakenly round उधर चला गया, लेकिन actually ये that is not the right one, वो mistakenly चला गया। So that means this is the right one, that is B. ये क्या है, B is the right answer, कि B is our actual right answer. नेट प्रेजेंट वैल्यू वर्सेस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू वर्सेस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो नेट पीवी इज इजियर टू यूज, सारी बात है, बहुत इजी है इसे यूज करना, ठीक है ना। क्वेश्चनेबल अजम्पशन, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम कैश इनफ्लोज आर रीइन्वेस्टेड एट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी क्या अजम्पशन लेके जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होती है अज्यूम कर रहे हैं कि कैश इनफ्लोज आर रीइन्वेस्टेड एट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि वो एक्जैक्टली री इन्वेस्ट हो गया एट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में वो दोबारा री इन्वेस्ट हो गया है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में वो दोबारा री इन्वेस्ट हो गया। तो दैट मींस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्स मेथड अज्यूम्स कैश इनफ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि कैश फ्लोज जो है वो दोबारा जिस कहते हैं री इन्वेस्टेड है इन द टाइम ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में वो दोबारा बीजिंग। नेट प्रेजेंट वैल्यू के अनदर, अब ये वाली assumptions हैं, दैट मींस कि ये हमारे पास क्या है, ये assume कर रहे हैं हम एनपीवी में, और यही इसकी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जब हम ये assumptions लेते हैं। Expand the net present value method to compare competing investment. We can use the following present value approaches. अब यहाँ पे कहता है जब भी आप competing projects को करेंगे तो यहाँ पे दो अप्रोच होती है, टोटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कौन कौन सी होती है, टोटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो वी कैन यूज फॉलोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोचेस, यानी कि ये अप्रोचेस हैं जो हम लोग यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। क्या मतलब है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की दो अप्रोचेस आ रही हैं, दैट इज टोटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कौन कौन सी हैं, टोटल कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है और साथ ही हमारे पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी एग्जिस्ट कर रही है। The total cost approach. White company has two alternatives: remove, remodel an old car wash, or remove it and install a new one.
द कंपनी यूजेस 10%, एनुअल रेवेन्यू न्यू कार वॉश से 90,000, ओल्ड से 70,000, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 30,000, इसकी 25% है। तो यहाँ पे एनुअल नेट कैश इनफ्लो कितना आ रहा है, दैट इज 60,000 एंड देन हियर इट इज इट्स अ 45,000। कितना है वो, 45,000 हमारे पास क्या है, एनुअल नेट कैश इनफ्लो कितना है, यानी कि दैट इज द नेट एनुअल नेट कैश इनफ्लो, यानी दैट इज योर ओवरऑल कैश इनफ्लोज। द टोटल कॉस्ट अप्रोच, इफ द व्हाइट इंस्टॉल्स अ न्यू वॉशर, अब न्यू वॉशर इंस्टॉल कर रहा है, कितना कॉस्ट कितनी 300,000 है। प्रोडक्टिव लाइफ कितनी है, दैट इज ऑफ 10 ईयर्स, कितनी लाइफ है उसकी प्रोडक्टिव लाइफ, दैट इज 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स इज इट्स प्रोडक्टिव लाइफ। Salvage value is 7,000, salvage value कितनी आ रही 7,000। Replace the brushes at the end of 6 years, यानी 6 years के end पे हमने क्या किया, replace कर दिए brushes, and that is of 50,000, and then salvage value of old equipment that is equals to 40,000 की इक्वल है उसकी salvage value, यानी कि क्या हुआ है अब के, that is initial cost ये रही, प्रोडक्टिव इतनी है, salvage इतनी है, replace brushes at the end of 6 year, 6 साल बाद उसके ब्रशेस हमें बदलाने पड़ेंगे, दैट इज 50,000, कितनी है वो 50,000 के ब्रशेस बदलाने पड़ेंगे, एंड 40,000 हमारी सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट है। क्या है हमारे पास, सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। लेट्स लुक एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अल्टरनेटिव। नाउ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू वॉशर्स, अब क्या है यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नाउ 6 इयर्स बाद क्या 50,000 के ब्रशेस होंगे, 1 to 10 नेट कैश इनफ्लो कितनी आ रही है, दैट इज 60,000, एंड देन ओल्ड इक्विपमेंट की सैल्वेज वैल्यू कितनी है, दैट इज हमारे पास 40,000, एंड सैल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू इक्विपमेंट दैट इज ऑफ 7,000, कितनी है उसकी 7,000 है। हमने हर एक का फैक्टर कैलकुलेट हुआ, ये डिस्काउंट फैक्टर था, ये भी डिस्काउंट फैक्टर, ये एनविटी है, ये वाला एनविटी फैक्टर है, और ये भी हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर है, दैट इज आल्सो बीइंग आवर डिस्काउंट फैक्टर। तो हर एक को कैलकुलेट किया, तो देन वी हैव ओवरऑल नेट पीवी ऑफ 83,202, कितनी आ रही है हमारे पास एनपीवी 83,202। इफ वी इंस्टॉल द न्यू वॉशर द इन्वेस्टमेंट विल यील्ड अ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी इन्वेस्टमेंट क्या करेगी, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू डील करेगी, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी पॉजिटिव है, दैट वी आर गोइंग टू डील, एंड दैट इज $83,202, कितनी है वो 83,202। If the cost remodel the existing washer, remodel cost कितनी 175,000, replace brushes at the end of 6 year, that is 80,000. Let's look at the present value. Present value को देखते हैं कि present value में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, बिकॉज आपने present value को भी साथ साथ लेके चलना है, और हमने इसके इन डाटा से हमने करने के अभी न्यू को evaluate कर लिया, now we are moving towards the evaluating the old one, कि हमने अब old one को evaluate करना है कि old one किधर पे और किस जगह लाइक करेगी। So इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी 175, 1 फैक्टर आ गया, 6 इयर्स बाद ब्रशेस रिप्लेस करने, दैट इज देयर। नेट कैश इनफ्लो इज 45,000, दैट इज एनविटी फैक्टर, ये एनविटी फैक्टर आ गया। तो जब एनविटी फैक्टर आया तो हमारे पास एनपीवी कितनी आ रही है 56,405। इफ वी रीमॉडल द एग्जिस्टिंग वॉशर वी विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव नेट कैश इनफ्लो ऑफ 56,000, यानी कि आप अगर अपना वॉशर खुद रिपेयर करेंगे तो दैट मींस नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी 56,405 कि 56,405 इतनी एग्जिस्ट कर रही है। टोटल कॉस्ट अप्रोच है, बोथ प्रोजेक्ट्स यील्ड अ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, बोथ प्रोजेक्ट्स क्या यील्ड करें पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि उसकी भी पॉजिटिव एनपीवी है और इसकी भी पॉजिटिव एनपीवी एग्जिस्ट कर रही है, यानी दोनों केस में एनपीवी सेम है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई 83,000, 56,000, तो इन फेवर ऑफ न्यू वॉशर कितनी है, दैट इज 26,797, कितनी है न्यू वॉशर की, दैट इज 26,797, दैट इज आर न्यू वॉशर, यानी ये हमारे पास न्यू वॉशर है जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, यानी न्यू वॉशर की टेक्निक हमारे पास ये एग्जिस्ट करी, दैट इज 26,797, ये हमारे पास आ रही है न्यू वॉशर की टेक्निक इन फेवर ऑफ न्यू वॉशर, यानी ये इन फेवर ऑफ न्यू वॉशर है, दैट इज 26,797, ये हमारे पास न्यू वॉशर है। However, investing in new washer will produce a higher net present value than the remodeling the old washer, कि न्यू वॉशर में जो है वो हायर नेट एनपीवी आ रही है एज कंपेयर टू रीमॉडलिंग ऑफ ओल्डर वन, कि ओल्डर वन को अगर रीमॉडल करेंगे तो दैट मींस वो वॉशर वहां पे वो आपको एनपीवी लोअर देगा, यानी एनपीवी उधर पे कितनी होगी, दैट इज ऑन द लोअर साइड। नाउ द इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच की तरफ आ रहे हैं कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच क्या होती है और किस तरह से वर्क करती हैं। अंडर द इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच ओनली दोज कैश फ्लोज दैट डिफर्स बिटवीन द टू अल्टरनेटिव आर कंसिडर, यानी कि सिर्फ वो कैश फ्लोज चूज किए जाते हैं
that have you consider between the two alternatives are considered, यानी कि cash flow that differs between the two alternatives are considered, यानी कि वो cash flow जो दो alternatives में differ कर रहे हैं उनको आपने कैसे evaluate करना है, that is for the incremental cost approach. इसे क्या कहते हैं हम, that is known as incremental cost approach. Let's look at an analysis of a white company. क्या कर रहे हैं हम, white कंपनी का एनालिसिस देखना चाह रहे हैं, डिसीजन यूजिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच. क्या हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच को सामने रखेंगे और देखते हैं कि वाइट कंपनी का डिसीजन क्या होगा इन दैट केस, यानी वाइट कंपनी को कैसे ये डिस्कस करेंगे. द इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच. अब देखिए इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 120,000. फैक्टर लग गया, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू. इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ब्रशेस भी लग गया, दैट इज ऑलरेडी बीइंग डन. एंड देन इंक्रीज नेट कैश फ्लो, वो कितना हुआ है, दैट इज ऑफ 15,000. एंड देन 6 एंड that is of 92,175. And then salvage value of old equipment जो now है वो 40,000 है, $1, 40,000 is there. And salvage value of new equipment जो आज से काफी से बाद होनी है, that means वो है 2702. कितनी आ रही है, 2702. So net present value कितनी आ रही है, 26,797. कितनी आ रही है, 26,797. We get the same answer using either a total cost approach or इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच. यानी दोनों केसेस में क्या होगा, आंसर सेम आएगा, आंसर सिमिलर आएगा, आंसर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी देयर वुड एग्जिस्ट अ सिमिलर आंसर. Now the quick check is there. Consider the following alternative projects. Each project would last for 5 years. अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी है, एनुअल नेट कैश इनफ्लो सैलवेज इतनी है, ये की है, तो दैट मींस बोथ हैव द 5 years. अब यहाँ पे क्या है, द कंपनी यूजेस डिस्काउंट रेट ऑफ 14% टू इवैल्यूएट अ प्रोजेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू हैं. अब यहाँ देखें 4 स्टेटमेंट्स लिखी, कितनी लिखी है यहाँ पे, 4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं. NPV of a project A is greater than NPV of project B by 5,230. कितने से कम है, that is 5,230. And NPV of project B is greater than NPV of project A by 5,230. And the NPV of project A is greater than NPV of project B. So that is at $2,000, यानी कि $2,000 where and NPV of project B is greater than NPV of project A by $2,000. कितने से हुआ है, by $2,000. So these are the conditions on the basis of which we have identified this overall values and this overall projects. Now here is the calculation. अब यहाँ calculations देखें. इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 है, प्रोजेक्ट बी भी 60,000 है, एंड एनुअल नेट कैश इनफ्लोस 20,000 है, और यहाँ पे भी कितनी 60,000 है, सैलवेज इज देयर. अब यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशंस की तो क्या किया, नाउ कैश इनफ्लोस यहाँ पे 20,000 यहाँ पे था, अब 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है, 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 20,000 को पकड़ा, उसको वैल्यूएट किया दोनों में, इसमें भी इसमें भी, तो हमारे पास आया आंसर नेगेटिव कैश फ्लो. तो इसका मतलब है एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी, NPV of project B is greater than MPV of project A by 5,230. किससे कर रहे हैं, by 5,230. यानी इतनी NPV ज्यादा आ रही है प्रोजेक्ट B की एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट A. यानी प्रोजेक्ट A की ज्यादा आ रही है प्रोजेक्ट B की ज्यादा आ रही है प्रोजेक्ट A की कम आ रही है. बाय हाउ मच अमाउंट, 5,230 $5,230. यानी इस अमाउंट से हमारे पास लोअर आ रही है. लीस्ट कॉस्ट डिसीजंस की तरफ चलते हैं. इन डिसीजंस वेयर कंपनीज आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि वहां पे ओवरऑल कंपनी जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती. मैनेजर शुड चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज बीन लीस्ट टोटल कॉस्ट फ्रॉम अ प्रेजेंट वैल्यू पर्सपेक्टिव. यानी वो अल्टरनेटिव चूज करें जिसमें लीस्ट कॉस्ट हो बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू पर्सपेक्टिव, यानी प्रेजेंट वैल्यू पर्सपेक्टिव में उनके पास क्या हो, लीस्ट कॉस्ट है. लेट्स लुक एट द होम फर्नीचर कंपनी. हम होम फर्नीचर को देखते हैं कि क्या क्या है उसके अंदर, किस तरह से. तो यहाँ पे एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे किसी होम फर्नीचर कंपनी की. होम फर्नीचर कंपनी इज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू ओवरऑल एन ओल्ड डिलीवरी ट्रक नाउ और परचेज अ न्यू वन. The company uses discount rate of 10%. कंपनी कितना डिस्काउंट रेट यूज करी, दैट इज 10%. यानी डिलीवरी ओल्ड ट्रक की डिलीवरी नाउ और परचेज द न्यू वन, यानी अभी ट्रक की डिलीवरी करें एंड परचेज द न्यू वन, यहाँ वहां पे हम नया ट्रक को परचेज करें. द कंपनी यूजेस डिस्काउंट रेट ऑफ 10%. कितना यूज करी कंपनी, डिस्काउंट रेट ऑफ 10% यूज कर रही है. द कंपनी यूजेस डिस्काउंट रेट ऑफ 10%.
Least here is the information about the truck. और overall cost now कितनी है? That is annual operating cost 10,000 है. Salvage value 5 years to 50 आ गया और salvage value now कितनी है? That is 9,000. New truck कितनी है? That is purchase price 21,000. Annual operating cost 6,000 and salvage value in 5 years is equal to 3,000. यानी कितनी salvage value आपके पास 5 years में? That is 3,000. 3,000 उसकी उनकी value exist कर रही है. तो यहाँ पे अब क्या है, ओल्ड ट्रक की हमने हर चीज देख ली. ओवरऑल कॉस्ट नाउ कितनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी, सैलरी वैल्यू क्या है, सैलरी वैल्यू इन 5 इयर्स क्या है और सैलरी वैल्यू नाउ कितनी है, दैट इज 9,000. यहाँ परचेज प्राइस आ गई या एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई और यहाँ सैलरी वैल्यू इन 5 इयर्स आ गई. कि सैलरी वैल्यू कितनी रह जाएगी आफ्टर 5 इयर्स, यानी आफ्टर 5 इयर्स कितनी सैलरी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी. Now the least cost decisions को हम आगे देखते हैं कि least cost decisions में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है. बाय द न्यू ट्रक, या हम लोग न्यू ट्रक बाय करें. अब न्यू ट्रक जब बाय करेंगे तो परचेज प्राइस कितनी है, दैट इज 21,000. यहाँ पे डिफरेंस निकालिए 6,000 का. यहाँ पे सैलरी वैल्यू और फुल ट्रक 9,000 है और यहाँ पे कितनी आ रही है, दैट इज ऑफ 3,000. यानी कितनी आ रही है सैलरी वैल्यू 3,000 एग्जिस्ट कर रही है. तो जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आया, दैट इज 32,883 और ये सारे फैक्टर्स भी हमने निकाले हर एक से रिलेटेड. तो हमारे पास कितनी आई, दैट इज 33,883. कितनी आ रही है, 32,883. कीप द ओल्ड ट्रक, यानी क्या, या तो सिर्फ हम ओल्ड ट्रक को ही रहे तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है 4,500. एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 10,000 है, सैलरी वैल्यू 250 है. तो यहाँ पे जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितनी नेगेटिविटी आ रही है, दैट इज ऑफ 42,255. कितनी आ रही है यूएस डॉलर्स, 42,255 हमारे पास आ रही है. तो अब दोनों अल्टरनेटिव आपके सामने, विच इज द बेटर वन. तो ऑब्वियसली वो बेटर है जिनमें से जिसकी हमारे पास एनपीवी लोअर आ रही है, बिकॉज नेगेटिविटी कम है. जारी बात है, कौन चाहता है कि हमारे जेब से ज्यादा पैसे जाएं, तो डेफिनेटली वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास नेगेटिविटी कम है या कैश आउटफ्लो लोअर है. बिकॉज इन बोथ केसेस एनपीवी क्या आई है, नेगेटिव आई है. तो हमने वो देखना है जो लीस्ट, जो कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लोअर हो, जो क्या हो, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लोअर हो या लोअर साइड पे एग्जिस्ट करता हो. Now the least cost decision further, home furniture should purchase a new truck. Net present value of associated with purchase 32,000 है. Net present value of cost associated with remodeling existing truck, that is there, and net present value in favor of purchasing new truck, that is 9,372. कितना आ रहा है यहाँ पे, 9,372 हमारे पास आंसर आ रहा है, दैट इज परचेजिंग द न्यू ट्रक, जब हम न्यू ट्रक को परचेज कर रहे होंगे. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद रीमॉडलिंग एक्जिस्टिंग ट्रक्स, दैट इज 42,255. नेट प्रेजेंट वैल्यू इन फेवर ऑफ परचेजिंग द न्यू ट्रक, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू किस फेवर में, इन फेवर ऑफ परचेजिंग द न्यू ट्रक. तो दैट मीन्स 9,372 इज देयर. Now there exists a quick check. Quick check exists कर रहा है. Bay Architects is considering a drafting machine that would cost $100,000 last 4 years and provide the annual cash saving of 10,000 and is considerably intangible benefit each year. How large would the intangible benefits have to be per year to justify the investing in a machine if direct rate is 14%. कितना रेट है डायरेक्ट रेट उसके पास, 14% है, जो 14% के हिसाब से एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 14% ही हमें गाइड करके लाया. तो दैट इज हाउ लार्ज वुड द इंटेंजिबल बेनिफिट हैव टू बी पर ईयर टू जस्टिफाई द इन्वेस्टिंग इन मशीन इफ डिस्काउंट रेट इज 14%. यानी कितना, वो कहता है कि हाउ वुड द इंटेंजिबल बेनिफिट, क्या क्या इंटेंजिबल बेनिफिट्स आए हैं और अगर उन बेनिफिट्स से हमें क्या ओवरऑल वैल्यूज मिली है इफ द डिस्काउंट रेट इज 14%. तो दैट इज 24,317. कितना आ रहा है, 24,317 एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या, नाउ 10,000 है, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ 10,000 है और यहाँ पे हमारे पास टोटल में 1.0, 2.9, 2.9. तो यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो दैट वी हैव 70,860. कितना आ रहा है, 70,860 हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है. तो यहाँ पे हमने जब क्या नाम है 70,860 हमने कैलकुलेट किया, तो नीचे देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन मशीन 100,000 है. वन फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, एनुअल नेट कैश इनफ्लोज कितने आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, जो भी हमने पिछले स्लाइड में देखा है. एंड एनुअल इंटेंजिबल बेनिफिट्स कितने आ रहे हैं, दैट इज ऑफ 24,317. मल्टीप्लाई किया तो दैट मीन्स आर एनपीवी गोज टू 0. यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, एनपीवी 0 पे आ रही है. तो दैट मीन्स 14% पे वहां पे क्या था हमारे पास, दैट इज 70,000 नेगेटिव पे था, जहां 14% पे बाकी चीजें अब क्या आ रही हैं, दैट इज ओवरऑल हमारे एनुअल इंटेंजिबल बेनिफिट्स. इसके इनकॉर्पोरेशन से हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास आए. अब ये किया क्या गया,
इतनी वैल्यू हमने इधर पे पुट कर दी। क्या किया हमने? इधर पे इतनी वैल्यू पुट कर दी है, यानी इस हिसाब से हम इसे चल रहे हैं और इसी को हमने देख के आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो 70,860 हमारे पास आ गया, दैट इज ऑफ दिस मच अमाउंट, यानी ये हमारे पास जो अमाउंट बच रही है जिसके बाद हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 0। कुछ क्लियर हो गया? लेट मी डू इट अगेन। मैं दोबारा क्विक चेक ये करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को भी दोबारा क्लियर हो। यहां से स्टार्ट करते हैं इसे दोबारा। Here it is. यहां से स्टार्ट करते हैं। वे आर्किटेक्ट इज कंसिडरिंग अ ड्राफ्टिंग मशीन दैट वुड कॉस्ट 100,000 इन लास्ट 4 years एंड प्रोवाइड एनुअल कैश सेविंग ऑफ 10,000। कितना एनुअल कैश सेविंग कर रहे हैं? 10,000 एंड कंसिडरेबल इंटेंजिबल बेनिफिट्स ईच ईयर के इंटेंजिबल बेनिफिट्स ईच ईयर कितने आ रहे हैं? दैट इज ऑफ 10,000. How large in cash terms would the intangible benefits have to be per year? यानी कि intangible benefits have to be per year to justify investing in a machine if the discount rate is 14%. यानी वो कह रहा है how large. अब यहां से ये वाली देखिए, ये सेक्शन जरा देखिएगा। How large in cash terms would the intangible benefit have to be per year to justify the investing machine if the discount rate is 14%? कितना है डिस्काउंट रेट? 14% है, यानी एनुअल इंटेंजिबल बेनिफिट कितना होना चाहिए टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट, कि ताकि हम लोग कहें कि हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई कर सके। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एनपीवी इक्वल्स 0, व्हेन एनपीवी किसके इक्वल हो जाए? व्हेन एनपीवी इक्वल्स टू 0, या कि एनपीवी आ जाए हमारे इक्वल टू 0 के। तो यानी हाउ मच वुड द इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैव टू बी, यानी इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैव टू बी पर ईयर टू जस्टिफाई इन्वेस्टिंग इन मशीन, कि हमने क्या करना है? जस्टिफाई करना है इन्वेस्टिंग इन मशीन इफ द डिस्काउंट रेट इज 14%। के डिस्काउंट रेट कितना है हमारे पास? 14% एग्जिस्ट कर रहा है, या 14% है हमारे पास। ठीक है, हाउ लार्ज वुड द इंटेंजिबल बेनिफिट हैव टू बी पर ईयर टू जस्टिफाई इन्वेस्टिंग इन द मशीन इफ द डिस्काउंट रेट इज 14%। के डिस्काउंट रेट हमारा कितना होगा? दैट इज ऑफ 14%। के 14% हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी हमने वो अमाउंट निकालना है जिसमें हमारे पास ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबिलिटी पे आ जाए। क्या आ जाए हमारे पास? प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबिलिटी पे आ जाए। तो नीचे हमारे पास 3 ऑप्शंस थी, लेट्स सी। अब पहले पे देखते हैं, अब गौर से देखिएगा, ये वही आ रही स्लाइड्स। ये आ गया हमारे पास 100,000 इनिशियल, ये 10,000, ये हमारे पास है, हमारे पास ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। वो कह रहा है एनुअल बेनिफिट कितना होना चाहिए? इक्वल्स टू किसके इक्वल जाए? 0 के, किसके इक्वल आ जाए? ये दैट इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाए। यहां 70,000 नेगेटिव ना रहे, तो हम क्या करेंगे? 70,000, अब यहां पे भी देखें 4 है ना, चारों साल हमने एनुअल बेनिफिट निकालना है। कितना निकालना है? एनुअल बेनिफिट निकालना है ना। तो जब हमने एनुअल बेनिफिट निकालना है तो दैट मींस कि हमारे पास क्या आ गया? 2.194 आ गया। हम क्या करेंगे? ओवरऑल सारे 70,860 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे? ओवरऑल आपके फैक्टर से 2.914 से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2.914 से। तो जो आंसर आएगा हम वो एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या कर देंगे हम? वो एज इट इज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे इस जगह पे एज इट इज पुट कर देंगे कि हमने 1:4 24,317 आ रहा है। तो दैट मींस 70,860 पे हम लोग के पास क्या चीज आ रही है? दैट इज बीन 0। ये क्या हो गई हमारे पास? यहाँ पे 0 हो गई है। अब ये क्या किया हमने? इट्स नॉट डिफिकल्ट। हमने निकालना था ए, हमें क्या चाहिए था? आर चाहिए था हमें। ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू पता थी, हमने कहा जी प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, यहां पे हमने 860 पुट कर दिया। ठीक है ना, और यहां पे हमने निकाल दिया कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो आर हमने कहा जी आर हमें नहीं पता, और जो ये बीच की चीज है उसकी वैल्यू हमें गिवन है। क्या हमें गिवन है? ये हमें वैल्यू गिवन है। तो हमने क्या किया? आर यहां निकाल लिया और ये चीज भी इधर लाके डिवाइड कर दी। तो इसकी जो वैल्यू निकली थी वो किसके इक्वल था? दैट इज 2.914। किसके इक्वल था वो? 2.914 के इक्वल था, और 2.914 का जितना भी था वो हमने इक्वेट कर दिया है, दैट इज ऑफ 2.914। तो यहां पे हमारे पास एग्जैक्टली किसकी इक्वल आ रही है? नाउ इट्स इक्वल्स टू 0। किसकी इक्वल आ रही है वो? इक्वल्स टू 0। अनसर्टन कैश फ्लोज, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अनसर्टन कैश फ्लोज को हम कैसे डील करते हैं, किस तरह से डील किया जा सकता है। Assume that all the cash flows related to an investment in a super tanker. Assume that all the cash flows related to an investment, किस related हो किससे? इन्वेस्टमेंट से, in a super tanking have been estimated except the salvage value in 20 years. यानी हर चीज कैश फ्लो एस्टिमेट हो गई एक्सेप्ट द salvage value in 20 years. कि 20 years बाद salvage value कितनी होगी? Using a discount rate of 12%. क्या यूज करना है हमने? डिस्काउंट रेट यूज करना है फॉर 12%.
Management has determined that the net present value of all cash flows except the salvage value is negative. यानी कि क्या कह रहा है, use a discount rate 12%. Management has determined that net present value of all cash flows except the salvage value is negative 1.4 million. की सारी कैश इनफ्लोस क्या है, कैश फ्लोस क्या है, एनपीवी कहते हैं, एनपीवी जो है वो 1.04 जो है वो आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है. हाउ लार्ज वुड द सैलवेज वैल्यू नीड टू बी मेक दिस इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव, यानी कि कितना सैलवेज वैल्यू को होना चाहिए ताकि ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव हो जाए, यानी ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव नजर आनी शुरू हुई. तो लेट्स सी कि हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज हमें अभी सैलवेज वैल्यू नहीं पता. अनसर्टन कैश फ्लोज आ रही, नेट प्रेजेंट वैल्यू टू बी ऑफसेट 104 मिलियन. अब यहां पे अगेन क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है और यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज ऑफ 10 मिलियन. कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज ऑफ 10 मिलियन. दिस इक्वेशन वी यूज टू डिटरमिन दैट द इफ सैलवेज वैल्यू ऑफ अ सुपरमार्केट इज एट 10 मिलियन, कितनी होगी, 10 मिलियन होगी. द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड बी पॉजिटिव एंड देयरफॉर एक्सेप्टेबल, यानी क्या हो हमारे पास, पॉजिटिव हो और इट कुड बी एक्सेप्टेबल, और साथ ही क्या चीज हो हमारे पास, एक्सेप्टेबल भी हो, यानी एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी एक्सेप्टेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हो या एक्सेप्टेंस रहती हो या एक्सेप्टेंस आ रही हो. तो दैट इज, अब ये कैसे किया है, वो द सेम इज द थिंग कि हमने वहां पे क्या निकालना, सैलवेज वैल्यू निकालना था कि हमें इतनी सैलवेज वैल्यू चाहिए जिसमें ये पॉजिटिव आ जाए. तो जब ये पॉजिटिव आ जाए तो दैट मीन्स कि मैं यहां पे क्या होगा कि हमारे पास ये वैल्यू है जो नेगेटिव में है एंड वी रिक्वायर्ड सैलवेज वैल्यू जो इस चीज को पॉजिटिव पे लिया. तो हमने क्या किया, 1/1 प्लस आई की पावर एन किया और इससे हमने जाके इसे क्या किया, फर्दर डिवाइड कर दिया, यानी हमने इसे चीज को डिवाइड कर दिया, जो भी यहाँ पे आंसर आया. तो आंसर जो इसका आया था वो कितना, 0.104 आया था, जो हमने इस तरफ लाके डिवाइड कर दिया एंड देन वी गॉट द सैलवेज वैल्यू, जितनी सैलवेज वैल्यू होनी चाहिए टू गेट अ पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0 आंसर और मेक द प्रोजेक्ट मोर एक्सेप्टेबल. किसके बराबर कर दें, प्रोजेक्ट मोर एक्सेप्टेबल के बराबर कर दें. रियल ऑप्शंस, डिले द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का स्टार्ट जो है वो डिले कर लें. एक्सपेंड प्रोजेक्ट्स इफ कंडीशंस आर फेवरेबल, प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर लें अगर कंडीशंस क्या निकले हमारे पास, फेवरेबल आ जाएं, यानी फेवरेबल कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हो तो आप इसको क्या कर दें, प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर दें. कट लॉसेस इफ कंडीशंस आर अनफेवरेबल, लॉसेस को कट कर दें व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल, की कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल हो. तो इसका मतलब है कट लॉसेस इफ कंडीशंस आर अनफेवरेबल, की सारी जो लॉसेस हैं वो कट कर दें इफ द कंडीशंस आर अनफेवरेबल. द एबिलिटी ऑफ टू कंसिडर दीज रियल ऑप्शन, द एबिलिटी टू कंसिडर दीज रियल ऑप्शन एड्स वैल्यू टू मैनी इन्वेस्टमेंट, क्या करता है, ऐड करता है वैल्यू टू मैनी इन्वेस्टमेंट, यानी एबिलिटी टू कंसिडर these are real options, कि जितनी भी ability है to consider these real option adds value to many investment, क्या करता है, बहुत सी investment में value add करता है. The value of these options can be qualified using what we call real option, क्या कहते हैं उसे हम, real option कहते हैं, which is beyond the scope of the, जारी बात है हम इसे यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, that's why I have written over there कि यहाँ पे that is out of the way, कि यहाँ पे हम कहेंगे that is beyond the स्कोप ऑफ दिस बुक, यानी हम लोग इसे अभी रियल ऑप्शंस की तरफ नहीं जा रही. वेयर फोकस इज ओवरऑल टुवर्ड्स द कॉस्ट अकाउंटिंग, किसी तरफ है हमारा फोकस, कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ है, तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग को ही सामने रखते हुए देखेंगे. सो एबिलिटी टू कंसिडर दीज रियल ऑप्शंस एड्स वैल्यू टू मैनी इन्वेस्टमेंट, कि जब हम इन ऑप्शंस को देखेंगे तो इसका मतलब है ये एक ऐड करते हैं वैल्यू टू इन्वेस्टमेंट. द वैल्यू ऑफ दीज ऑप्शन कैन बी क्वालिफाइड यूजिंग विच इज कॉल्ड रियल ऑप्शन, कि इनकी हमने वैल्यू देखनी. अब क्या है, डिले कर लें या तो प्रोजेक्ट एक्सपेंड करें जब फेवरेबल है और कट लॉसेस करें जब अनफेवरेबल है, कि जब अनफेवरेबल है तो लॉसेस कट होंगे और जब फेवरेबल है तो एक्सपेंड होगा. प्रेफरेंस डिसीजन आ गया, द रैंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आ गया. क्या कर लिया हमने, कि अब हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट्स को रैंक आउट करना है, हमने प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग करनी है, किस किस बेस पे हम प्रोजेक्ट्स को रैंक आउट कर सकते हैं. तो रैंकिंग जब हम प्रोजेक्ट्स की देखेंगे तो प्रोजेक्ट्स की हमने रैंकिंग डिफरेंट तरीके से देखनी है. वन इज इन स्क्रीनिंग डिसीजंस एंड अदर वन इज नोन एज प्रेफरेंस डिसीजन. क्या है वो, प्रेफरेंस डिसीजंस को भी देखना है और साथ ही हमने रैंकिंग डिसीजंस को भी साथ साथ आइडेंटिफाई करना है. तो स्क्रीनिंग डिसीजंस भी आ गया और प्रेफरेंस डिसीजन भी आ गया. pertains to whether or not some proposed investment is acceptable, these decisions comes first. यानी हमने सबसे पहले क्या देखना है कि pertains to whether or not some proposed investment is acceptable, कि कुछ proposed investments जो है वो acceptable हैं या नहीं है, और उस पे हमने देखना है कि these decisions comes first, कि पहले आपने उन्हें स्क्रीन आउट करना है कि हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं कि नहीं है, कि और अगर हैं तो कितने हैं. और नेक्स्ट है प्रेफरेंस डिसीजंस, के अटेम्प्ट टू रैंक एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव्स फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट अपीलिंग, यानी मोस्ट अपीलिंग टू
लीस्ट अपीलिंग, कि जो मोस्ट अपीलिंग है वो उस तरफ जाएंगे या लीस्ट अपीलिंग की तरफ ज्यादा जाएंगे। तो दैट मींस रैंकिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट फ्रॉम मोस्ट अपीलिंग टू लीस्ट अपीलिंग दैट वी आर गोइंग टू सी कि कितनी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, यानी कितनी हमारे पास लीस्ट अपीलिंग पे आती है या कितनी हमारे पास लीस्ट अपीलिंग पे नजर आ रही है। सो दैट मींस दीज आर द टू थिंग्स जिसको हमने साथ साथ देखना है कि प्रेफरेंस डिसीजंस कौन कौन से होते हैं। स्क्रीनिंग डिसीजंस है, क्या है हमारे पास, स्क्रीनिंग करनी है, परटेन्स टू वेदर और नॉट सम प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इज एक्सेप्टेबल, कि कुछ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। दिस डिसीजंस कम्स फर्स्ट, कि ये डिसीजंस क्या होंगे, फर्स्ट आते हैं। और साथ ही प्रेफरेंस देखनी है कि विच अल्टरनेटिव वुड बी मोर अपीलिंग एज कंपेयर टू लीस्ट अपीलिंग। अब मैं अगर बात करूं अपीलिंग की, तो व्हाट वुड यू से, व्हाट डज द अपीलिंग मींस, कि अपीलिंग का मतलब क्या होगा, किस बेस पे अपीलिंग की बात हो रही है, किन वजूहात की बेस पे अपीलिंग की बात हो रही है। तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग अपीलिंग किस वजह से कह रहे हैं। अपीलिंग इज एक्चुअली अ सब्जेक्टिव मेजर, कि आप कहो कि हाँ जी ये प्रोजेक्ट इज मोर लेटेस्ट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो दैट मींस कि यू आर एक्चुअली सब्जेक्टिवली डिसाइडिंग द प्रेफरेंस ऑफ अ डिसीजन, कि प्रेफरेंस ऑफ डिसीजन आप सब्जेक्टिवली प्रोवाइड कर रहे हैं या सब्जेक्टिवली नजर आ रहा है या सब्जेक्टिवली वो प्रोजेक्ट प्रोवाइड हो रहा है। दैट मीन्स कि प्रेफरेंस डिसीजन मीन्स फ्रॉम लीस्ट अपीलिंग टू मोस्ट अपीलिंग, बट दैट डिसाइड्स अबाउट द in the subjective manner कि which is most appealing and which is the least appealing. If I would go back to some slides, तो यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब लीस्ट कॉस्ट डिसीजंस की तरफ आए थे, किसकी तरफ आए थे हम, लीस्ट कॉस्ट डिसीजंस की तरफ आए थे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो कॉस्ट है, याद रखिएगा यहाँ पे जब हमने ये वाली फॉर एग्जांपल जब हम एग्जांपल करते हैं न्यू ट्रक एंड ओल्ड ट्रक की, एक चीज मैं बताना भूल गया, जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें हमने लीस्ट नेगेटिव नहीं देखना। क्या नहीं देखना हमने, लीस्ट नेगेटिव नहीं देखना, बल्कि हमने देखना है कि अगर हम ये दोनों हैं 32,883 एंड दूसरी चीज क्या है जी 42,255, कितनी है 42,255। तो अगर मैं कहूं तो अब मैंने क्या किया, इनके गिर्द मॉड डाल दिए। क्या मतलब है इसका, मॉड डाल दिए। दैट मींस दैट निग्लेक्ट्स द नेगेटिव साइन। क्या कर दिया मैंने, मॉड डाल के नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर दिया। तो जब मैंने नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर दिया तो दैट मींस ऑन द बोथ केसेस नेगेटिव वुड बी निग्लेक्टेड। अब इसमें से देखना है कि विच इज द लोएस्ट वन। क्या देखना है हमने, विच इज द लोएस्ट वन, ये कौन इनमें से सबसे ज्यादा लोएस्ट साइड पे या लोएस्ट लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है या लोएस्ट में रह रहा है। एनालिसिस इन्हीं की बेस पे करना है कि विच इज द लोएस्ट वन बट नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव हो, नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव को इग्नोर करके देखना है कि विच इज द लोएस्ट वन, कि नेगेटिविटी के बाद लोएस्ट कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सी हमारे पास है जो लोएस्ट एग्जिस्ट कर रही है। तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि दैट इज 30,883 है एंड देन 42,255 है, दैट इज 42,255 हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट मींस कि ये हमने देखना है कि इनका हमने मॉड लगा दें, साथ से हमने बिल्कुल माइनस साइन सेपरेट करते हैं और फिर देखें कि विच इज द लोएस्ट वन, तो तब ठीक होगा, दैट इज द लीस्ट कॉस्ट डिसीजन। डोंट गो विद द मोस्ट नेगेटिव की तरफ नहीं जाना। लीस्ट कॉस्ट डिसीजन में इसी तरह हमने आगे भी देखा था कि डिफरेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा था, दैट इज 9,372 का नेट प्रेजेंट वैल्यू इन फेवर ऑफ परचेजिंग न्यू ट्रक के। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है इन फेवर ऑफ परचेजिंग न्यू ट्रक के। न्यू ट्रक अगर हमने परचेज करना हो तो उसकी हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है या कितनी हमारे पास वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हमने कहा जी नेट प्रेजेंट वैल्यू इन फेवर ऑफ परचेजिंग द न्यू ट्रक इज 9,372। कितनी आ रही है 9,372। बे आर्किटेक्ट्स ये हमने भी एग्जांपल भी की थी, इसमें भी हमने ये देखा था, देखें यहाँ पे 24,000 था। अच्छा ये याद रखिएगा, ये अमाउंट आप किसी जगह भी यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द एनपीवी। एनपीवी फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे ये अमाउंट्स इजीली यूज कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी इसमें कैसे और किस तरह से हमने वैल्यूएशंस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 to 4, दैट मीन्स हमें अननोन है। हमने कहा जी हमें फैक्टर पता है कि कौन सा लगेगा। अब फैक्टर जब लगा हुआ है तो दैट मींस फैक्टर के हिसाब से हमने क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी। हमने कहा जी 24,317 अगर हमें एडिशनल इंटेंजिबल बेनिफिट्स होंगे तब ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज ये एक्सेप्टेबिलिटी से बहुत नीचे जा रहा है। देन अनसर्टन कैश फ्लोज को देखिए तो अच्छा यहाँ पे अनसर्टन कैश फ्लो कौन सी थी, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। दैट इज सैल्वेज वैल्यू। क्या है यहाँ पे कंफ्यूजन, दैट इज ऑफ सैल्वेज वैल्यू, यानी सैल्वेज वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज अननोन। तो हमने सैल्वेज वैल्यू को आगे फाउंड करना था कितनी बड़ी सैल्वेज वैल्यू होनी चाहिए। तो जब हमने सैल्वेज वैल्यू फाइंड की तो हमने यही वाला फार्मूला यूज किया था कि ये हमारे पास सैल्वेज वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, बिकॉज सारे के सारे हमने जब निकाल लिए तो हमारे पास ये आ रहा था पर ईयर बच रहा था। क्या बच रहा था हमारे पास, ये हमारे पास क्या बच रहा था, दैट इज ऑफ पर ईयर बच रहा था। हमने कहा जी तो कितनी सैल्वेज वैल्यू होनी चाहिए जिसमें हम
ओवरऑल कैलकुलेशंस करें तो ऑब्वियसली 1.04 मिलियन तो अब निकाला हुआ था, लेकिन हमारे पास सैल्वेज वैल्यू तो एट द एंड मिलती है ना एक बार, तो उसका मतलब है हम इस तरह पे क्या लगाएंगे, सिंपल डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंपल डिस्काउंटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ताकि अगर हमारे पास सिंपल डिस्काउंटिंग फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मींस वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि विच फैक्टर इज राइट वन एंड विच इज नॉट अ राइट वन। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पे क्या किया, 1.04 मिलियन एज इट इज रहने दिया और साथ हमने लगा दिए सैल्वेज वैल्यू। और सैल्वेज वैल्यू जारी बात है 10 साल बाद मिलती है, तो हमने क्या किया, 1 प्लस आई की पावर 10 कर दिया। जो इसकी वैल्यू आई दैट इज ऑफ 1.104, कितनी आई है वैल्यू, 0.104, और यहाँ 1.0 थी, तो हमने क्या किया, 1.04 यहीं रहने दिया और 0.104 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो दैट वी हैव ऑफ 10 मिलियन। कितनी आ रही है वैल्यू, 10 मिलियन। तो इन अदर वर्ड्स जो सैल्वेज वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज ऑफ 10 मिलियन। हमारे पास क्या चीज आनी चाहिए, सैल्वेज वैल्यू। जो भी सैल्वेज वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है दैट इज ऑफ 10 मिलियन के 10 मिलियन के हिसाब से हमारी सैल्वेज वैल्यू सामने आनी चाहिए या हमें नजर आनी चाहिए कि ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारी सैल्वेज वैल्यू है जो एग्जिस्ट कर रही है, जो हमारे सामने नजर आ रही है। दैट इज व्हाट वी नोन एज आर सैल्वेज वैल्यू। तो ये हमारे पास नजर आ रही है, दैट एग्जिस्ट, जिसकी बेस पे हम ये एनालिसिस या चीजें पूरी कर रहे हैं। तो दैट इज 1.04 दैट इज ओवरऑल वैल्यूज। तो हमने इसी की बेस पे हमने यहाँ पे ऊपर देखा तो कैलकुलेशन दी। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, कोई भी अनसर्टन कैश फ्लो कोई हमें नहीं पता तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कैश फ्लोज हमने कैसे निकालनी है और किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है। नाउ रियल ऑप्शंस आ गई। डिले द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब ये कि मैं देर से स्टार्ट करूं प्रोजेक्ट, रियल ऑप्शन है ये मेरे पास। एक्सपेंड व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, कट लॉसेस व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल। तो यानी कि हमने जब इन ऑप्शंस को कंसीडर करके वैल्यूएशन करनी, तो याद रखें वो कहलाता है रियल ऑप्शन एनालिसिस। क्या कहलाता है वो, रियल ऑप्शन एनालिसिस। के हमने रियल ऑप्शंस को सामने रखना है और रियल ऑप्शंस की बेस पे हमने एनालाइज करना है चीजों को और उन्हीं की बेस पे हमने सामने लेकर आना है। तो दैट इज व्हाट वी नोन एज रियल ऑप्शंस। ठीक है, मैं थोड़ा रिवीजन कर रहा हूं बिकॉज ये दो चार चीजें थी, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। दैट व्हाई आई एम गोइंग थ्रू द रिवीजंस के, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो सके कि हाँ जी कितनी और कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे पास चीजें बेस्ड ऑन रियल ऑप्शन एंड मेनी अदर थिंग्स। तो रियल ऑप्शंस कितनी होती हैं, 1, 2 और 3 हमारे पास क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, रियल ऑप्शंस एग्जिस्ट कर रही है। रियल ऑप्शंस का मतलब ये कि हमारे पास इतनी ऑप्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं। प्रेफरेंस डिसीजंस है, द रैंकिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, अभी हमने डिस्कस किया था। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द स्क्रीनिंग, किसकी बात करते हैं हम, स्क्रीनिंग की बात करते हैं। तो याद रखिएगा स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहां पे वेदर और नॉट सम प्रपोज इन्वेस्टमेंट आर एक्सेप्टेबल, और एक्सेप्टेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा इसकी, यहां पे एक्सेप्टेबिलिटी इज बेस्ड ऑन एनपीवी आईआरआर। किसकी बेस पे आनी है, एनपीवी एंड आईआरआर की बेस पे आनी। जबकि प्रेफरेंस डिसीजन इज अ सब्जेक्टिव मैटर, और सब्जेक्टिव मैटर में आप देखते हो कि कितनी प्रेफरेंस डिसीजन। और याद रखिएगा जब भी आप डिसीजन करेंगे बेस्ड ऑन प्रेफरेंस और उसमें आप मार्केटिंग की बेस पे ये डिसीजन करेंगे, तो दैट इज मोर सक्सेसफुल एज कंपेयर टू अकाउंटिंग। बिकॉज सब्जेक्टिविटी में मार्केटिंग के हिसाब से आप देखते हो कि यार अच्छा ठीक है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट तो कर दिया है, बट डू इट रियली सोल्ड आउट इन द मार्केट, क्या ये वाकई में मार्केट में सेल आउट होगा कि भी नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा और किस तरह से होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने कितना ज्यादा ये मार्केट में सेल आउट हो सकता है और किस तरह से ये जाके ज्यादा सेल आउट हो सकता है। जबकि स्क्रीनिंग क्या सारी चीजें होती हैं, दैट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिविटी। और यहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सब्जेक्टिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। क्या एग्जिस्ट कर रही है, सब्जेक्टिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां पे हमारे पास दो चीजें आई हैं, that is objectivity of a project and another one is the subjectivity of a project. So subjectivity of project is more related towards the screening and the subjectivity is more related towards the preference, कि आप preference को देखते हैं और उसके हिसाब से आप identify चीजों को कर रहे होते हैं कि किस किस तरह की preferences हैं जो exist कर रही हैं, जिस जिस तरह की इन्हें preference को होना चाहिए। तो यानी हम लोग more towards screening है, लेकिन preference यानी ranking इन दोनों को मिला के ही होनी है। ये नहीं होगा ये फर्स्ट स्क्रीन आउट कर देंगे, कुछ जो होंगे वो अगर क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे होंगे ये क्या करेंगे, और ये वाला स्क्रीनिंग डिसीजन क्या करेगा, उन्हें पहले ही बाहर निकाल देगा। फिर उसके बाद जो प्रेफरेंस डिसीजन है वो ये पूरा करेगा, यानी प्रेफरेंस डिसीजन इन्हें आगे लेके आएंगे और प्रेफरेंस डिसीजन वो जो बाकी बच गए हैं उनमें से प्रेफर करेंगे विच इज मोर अपीलिंग एज कंपेयर टू अदर और विच इज लेस अपीलिंग एज कंपेयर टू अदर, यानी कौन सा कम अपीलिंग है कौन सा
हाई अपीलिंग है एज कंपेयर टू द प्रोजेक्ट। के प्रोजेक्ट को सामने रखें और उसके हिसाब से देखना है हमने कि विच इज मोस्ट अपीलिंग और विच इज लेस अपीलिंग। अपीलिंग मींस इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, कि जिसमें आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नजर आ रहे हैं दैट मींस इट्स बीइंग अ मोस्ट अपीलिंग, और जिसमें आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स नहीं नजर आ रहे दैट मींस इट्स अ लीस्ट अपीलिंग, कि वो हमारे पास क्या चीज है, लीस्ट अपीलिंग। तो दैट्स वाई यहां पे हमने देखना है अपीलिंग एंड लीस्ट अपीलिंग। तो अगर मैं यहां पे अगर डिसीजन की बात करूं तो स्क्रीनिंग इज द प्रीलिमिनरी डिसीजन एंड प्राइमरी डिसीजन है, और प्रेफरेंस डिसीजन इज द सेकेंडरी वन, यानी प्रेफरेंस क्या है वो हमारी सेकेंडरी है। तो दैट इज स्क्रीनिंग इज द, क्या नाम है उसे हम कहते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ओवरऑल यू कैन से के स्क्रीनिंग भी बेस कर रहा होता है, मींस टू से कि प्राइमरी एनालिसिस है जिसमें आप सिलेक्ट और रिजेक्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस जो आती है वो उनमें से सब्जेक्टिव कैलकुलेशंस को रिक्वायर कर रहे होते हैं, यानी सब्जेक्टिव कैलकुलेशन सामने ला रहे होते हैं। आगे आ रहा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। व्हेन यूजिंग एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड टू रैंक द कंपीटिंग इन्वेस्टमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेफरेंस रूल्स, द हाईएस्ट द रेट ऑफ रिटर्न, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, द मोर डिजायरेबल द प्रोजेक्ट। जितना हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न होगा उतना डिजायरेबल प्रोजेक्ट होगा, उतना ज्यादा प्रोजेक्ट की डिजायरस ज्यादा होगी या ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू, द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन प्रोजेक्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली कंपेयर्ड। अब यहां पे क्या है, एनपीवी डायरेक्टली कंपेयर टू नेट प्रेजेंट वैल्यू टू ऑफ अनदर प्रोजेक्ट अनलेस द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल, यानी वो कहता है कि एक एनपीवी को ऑफ वन प्रोजेक्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली कंपेयर्ड विद द एनपीवी ऑफ अदर प्रोजेक्ट अनलेस द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, कि जब तक इन्वेस्टमेंट इक्वल ना हो आप दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते, दो प्रोजेक्ट्स की एनपीवीज को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इट कुडंट बी कंपेयर्ड इजीली, वहां पे कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो रैंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को रैंक करने के लिए हम नई टर्म पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या कहते हैं उसे हम, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है इनटू डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि, और यहां पे मैं एक चीज और ऐड करता हूं, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। क्या कहेंगे हम, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, यहां पे हम आएंगे दैट इज ऑफ कैश इनफ्लोज, तो यहां पे आएगा डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 81,000 है, यहां पे 6,000 है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी है 80,000 है, यहां 5,000 है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, हमने इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो है वो डिवाइड किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर क्या है 1.101 एंड 1.2। याद रखिएगा ये अगर 1 से ऊपर हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज रिजेक्ट होता है। कि अगर इसकी आंसर 1.01 भी है तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर 0.99 है तो द प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। द हायर द प्रॉफिटेबिलिटी द मोर डिजायरेबल द प्रोजेक्ट इज, कि जितनी हायर प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज्यादा डिजायरेबल है आपका प्रोजेक्ट, यानी उतना ज्यादा प्रोजेक्ट की डिजायरस टुवर्ड्स योर्स है। So that's the end of our lecture number 30th. What we have studied today is we have studied about the overall internal rate of return एंड एनपीवी। हमने दोनों चीजों को एनालाइज किया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, हमने अनसर्टेन कैश फ्लोज कैसे आइडेंटिफाई करनी है, इक्वलाइज्ड वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, इंटेंजिबल बेनिफिट्स कैसे फाइंड करने हैं और किस तरह से फाइंड करके हमने उन्हें यूज करना है। वी हैव स्टडीड ईच एंड एवरी पोर्शन, के हमने उसमें ये भी देखा कि हमें क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी चाहिए और क्या चीजें हमें आइडेंटिफाई नहीं करनी चाहिए। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 30। स्टिल चैप्टर 21 इज नॉट कंप्लीट, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट एंड देन इन द लास्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव अ रिवीजंस। तो यहाँ पे अभी मैं कहूँ तो यहाँ पे ये कहूंगा एंड ऑफ लेक्चर ये कि अभी हम लोगों ने अभी इसमें रहता है, अभी हमने सिंपल रेट ऑफ रिटर्न नहीं देखा, पेबैक पीरियड्स नहीं देखे। सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टुडे दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 30th। अल्लाह हाफिज।